तो चलिएगा शुरू करते हैं। यहाँ पर ये अपन ने कल कर लिया था, इसका आंसर कितना आया बोलो? बोलो इसका रेजिस्टेंस का आंसर कुछ बना? अरे यार ऐसे एनर्जी से कैसे काम चलेगा यार। एक तो सुबह सुबह उठ के आते हो तुम लोग भी, मैं लोग, और उसके बाद में ऐसे मरे हुए रहते हो। बोलो इसका कुछ आंसर वांसर बना कि नहीं बना? एक आंसर आया 11R अपॉन, आवाज़ कम आ रही है तेरी, 32। चलो ठीक है, एक आंसर आया, मे बी करेक्ट मे नॉट बी करेक्ट, मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम एफर्ट तो किए, तो चलो ठीक है, बहुत अच्छा। एनीबडी एल्स जल्दी से बताओ। नो हाँ तो भाई बताओ 11R/32 क्या किया अपन ने, इसमें किस सिमेट्री का इस्तेमाल किया? बोलो। देखो फोल्ड करने के लिए ज़रूरी क्या होता है कि जिन दो लाइन के बीच में, जिस दो पॉइंट के बीच में हमें रेजिस्टेंस चाहिए, उस लाइन के अबाउट फोल्ड करते हैं, और ऊपर वाला सर्किट अगर नीचे वाले पे चढ़ जाए तो फोल्ड किया जा सकता है। तो आपने जो फोल्ड किया ना उसको चेक करते हैं कि फोल्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इसके लिए देखना, मैंने ये रहा ए, ये रहा बी, और इस लाइन के अबाउट फोल्ड किया, तो ये ऊपर का मामला क्या नीचे के बराबर आएगा? क्या नीचे के ऊपर चढ़ेगा? क्या नहीं चढ़ पाएगा, है ना, नहीं चढ़ पाएगा। इसका मतलब क्या हम फोल्डिंग का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं? ठीक है, तो ठीक है, चलो कम आपने सोचा तो कम से कम, बाकी लोग तो आपसे भी पीछे चल रहे हैं। एनीबडी एल्स व्हाट डू यू थिंक, क्या किया जाए? उसकी 3-4 बार, अरे यार भाई जो पढ़ाया वो तो लगा दे यार। तो साइंटिस्ट क्यों मर रहा है यार? एक तो मैंने करंट सिमेट्री बताया, एक फोल्डिंग सिमेट्री बताया, तो फोल्डिंग सिमेट्री तब लगा, हाँ करंट सिमेट्री से कर पाएंगे। यहाँ पर लेट से मैंने एक्स करंट कहा, तो बताइए कहाँ पर एक्स करंट होगा? बिल्कुल सही, ये इधर वाला ये एक्स होगा। ठीक है ना। आप कैसे कह सकते हो कि लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर एक मिरर लगा दो, ये ऐसा, इस लाइन इस तरह से मिरर लगा दो, तो आप देख सकते हो कि ये लेफ्ट वाला जो पोर्शन है और ये राइट वाला जो पोर्शन है एक दूसरे पे चढ़ जाएंगे अगर मिरर इमेज बन जाएगी। समझ रहे हो क्या? और लेट से यहाँ पर अगर वाई करंट था तो मिरर इमेज वाले एलिमेंट में भी सेम करंट आ जाएगा, वाई करंट आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ वाई और यहाँ वाई, इसका मतलब इसका कोई काम नहीं है, खलास कर दो इसको। अरे एक्स नहीं है मतलब ये खलास हो गया है ना, ये खत्म हो गया। यहाँ से ज़ीरो करंट जाएगा, इस वाले से ज़ीरो करंट जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर अगर जेड करंट गया तो इसकी मिरर इमेज वाली ब्रांच में जेड करंट जाएगा, तो इसकी मिरर इमेज कौन सी मिली? ये वाली मिली, तो इस वाली ब्रांच में जेड करंट गया। तो इसी तरह से अपन मैं बोलता हूँ कि यार यहाँ पर कोई मान लेते हैं पी करंट गया, तो इसकी मिरर इमेज वाली ब्रांच में पी करंट जाना मांगता है, इधर पी जाएगा। तो इसका मतलब ये जो बीच में जुड़ा हुआ है इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर देते हैं और बहुत आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो देखिएगा ये रहा पॉइंट ए, इसमें एक ब्रांच इस तरह से गई, दूसरी ब्रांच ये रही, फिर अनदर ब्रांच एंड अनदर ब्रांच एंड अनदर ब्रांच। ठीक है, तो ये रहा पॉइंट बी। एंड इसके अलावा और क्या बनेगा? इसके अलावा ये जेड वाला करंट, तो ये जेड वाला मैंने ऐसे बना दिया। इसके अलावा ये कौन सा, ये पी करंट वाली जो ब्रांच है वो भी हम बना देते हैं, पी करंट वाली ब्रांच मैंने ऐसे बना दी। अब आप अगर ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि जो जेड ब्रांच वाला जो करंट था
और ये P वाला ब्रांच वाला जो करंट था, दोनों को मैंने, भले ही यहाँ तो चिपके हुए दिख रहे हैं इधर, लेकिन मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर अलग अलग करके बना दिया। क्यों बनाया अलग अलग करके? क्योंकि यहाँ पर भले ही ये फिजिकली जुड़े हुए हों लेकिन करंट नहीं जा रहा। तो करंट नहीं जा रहा तो इसका मतलब इनके कोई कांटेक्ट में होने का कोई मतलब नहीं है। नीचे की वाली ब्रांच का करंट नीचे वाले में जा रहा है, ऊपर वाली ब्रांच का करंट ऊपर वाले में जा रहा है। तो इवन दो वो कांटेक्ट में थे, लेकिन ऐसा बिहेवियर है कि भाई वो कांटेक्ट में नहीं है। समझे क्या? तो अब कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर रेजिस्टेंस आर 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 आर, ये कितना हो गया इस ऊपर वाले का, इन चारों का मिला के? बोलो। अरे यार, अरे बाबा समझ नहीं आ रहा तो बताओ यार, ऐसे चुपचाप कैसे बैठे रहते हो यार तुम लोग? आर आ जाएगा ना, ये आर आ जाएगा। देखो ये ऊपर वाले टू आर और आर, टू आर, नीचे वाला आर और आर, टू आर, तो ये टू आर, तो ये आर बन गया। फिर ये आर और ये आर और ये आर, बताओ क्या हो गया पूरा मामला? बोलो। अरे यार बोलो रे बाबा, कितना हुआ? अरे 3R बाबा, ऊपर का आर, ये आर बना था ना अब, ये पूरा ये चारों का मिला के आर, फिर ये आर और ये आर, तो ये 3R बन गया। तीनों सीरीज में थे ना, तो 3R बन गया। अब ये 3R, अब मैं ये वाली ब्रांच लेता हूं और ये वाली ब्रांच लेता हूं, तो ये तीनों ब्रांचेस सीरीज में कि पैरेलल में? अरे अब तो लिख भी दिया रे। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1/2R। ये नीचे वाली ब्रांच का 2R था, इस वाली ब्रांच का भी 2R था, और 1/3R। तो यहाँ से आ जाएगा 6R, तो इधर आ जाएगा 3, और इधर कितना आ गया? ये आ गया 3, और ये कितना आ जाएगा? ये 2 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 8 आ गया। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6/8R, यानी कि 3/4R। तो दिस इज नॉट करेक्ट। तो फाइनली इस तरह से बन चुका है। एनीबॉडी कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछ लो। डन। चलिए अगला सवाल, इसका बताइए कितना बना? R इक्विवेलेंट बोलो। चलिए शुरू करते हैं, क्या करें बताओ? तेरी आवाज़ नहीं आती यार, बहुत कम आती। हाँ, क्या करें क्या करें? करंट सिमेट्री, वोल्टेज सिमेट्री, कौन सा होगा? करंट वाला होगा। वोल्टेज वाला तो हो ही नहीं सकता, मतलब इसको ज्वाइन कर दिया तो ऊपर तो दिख रहा है, नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो वो किस पे चढ़ेगा? तो करंट वाले में कह सकता हूँ कि हमने ए और बी के परपेंडिकुलर में मिरर बनाया अगर, तो उस मिरर की जो, देखो इस ब्रांच की इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ बनेगी, तो उसमें सेम करंट पाया जाएगा। अगर मैं इस ब्रांच को देखता हूँ तो उसमें सेम करंट पाया जाएगा। अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो यहाँ सेम करंट पाया जाएगा। तो इसको अपन थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं ना, आपको आइडिया लग ही गया क्या करने वाले हम। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये ऊपर वाली ब्रांच, फिर ये ऐसे आड़ी वाली ब्रांच, फिर ये वाली ब्रांच, फिर उसके बाद में ये Y और Y, ये ऐसे मैंने ऊपर सरका दिया है ना, कन्फ्यूजन नहीं ख़त्म। फिर ये इधर एक Z वाला करंट और ये Z, ठीक है, और फिर इधर, हाँ, तो ऐसे पतंग बन गई। पतंग उड़ाई है क्या तुम लोगों ने कभी? कब उड़ाते हो रे तुम लोग? किस टाइम पर उड़ाते? संक्रांति पर उड़ाते क्या? ओके, अच्छा, दिवाली पर उड़ाते हैं या दिवाली से उड़ाना शुरू करते हैं? और एंड संक्रांति पे एकदम मैक्स होता है ना?
हाँ हाँ, ऐसा ही मैंने भी किया है, मतलब हाँ कि हाँ थोड़ा सा मतलब ठंड वंड होने लगती है तो उड़ाना शुरू कर दो, और संक्रांति के आसपास अपना मैक्सिमम होता है और फिर उसके बाद में कम होता है। बिल्कुल ऐसे ही हमने भी किया हुआ है। तो चलो, बहुत ही अच्छा लगा आपको सुन के कि मुझे सुन के कि आप लोग भी कुछ पतंग वतंग उड़ाना जानते हैं। तो चलिए, ये क्या है, आर आर और ये आर, कितना हो गया बताओ इसका? अरे इन तीन आर का क्या हो गया? अरे रे रे, अरे भाई सीरीज पैरेलल इसलिए थोड़ी ना पढ़ा था कि कभी भी कुछ भी बोल दे तू। ये ऊपर वाले दोनों आर सीरीज में और उसके ये नीचे वाला पैरेलल में, कितना हुआ? 2r/3 हो गया। फिर उसके साथ में ये r और ये r सीरीज की पैरेलल सीरीज हो जाएगा। तो कितना हो गया? ये आ गया 2r/3 प्लस r प्लस r, तो ये कितना आ गया? 8r/3 आ चुका है। यानी कि ऊपर वाली पूरी ब्रांच का रेजिस्टेंस बन चुका है 8r/3। ओके, नाउ ये r और ये r, तो इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना हुआ? 2r। अब ये 2r और ऊपर वाला 8r/3 सीरीज की पैरेलल तो क्या लिखा जाएगा? इसको लिखते हैं, ये बन जाएगा 2r, तो ये बीच वाली ब्रांच का, और ऊपर वाले का 8r/3 अपॉन 2r प्लस 8r/3। ये क्या कर दिया मैंने? r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2। तो ऊपर तो बन चुका है 16r²/3 और नीचे बन जाएगा 6 और 8 तो 14 बन जाएगा, तो 14r/3 बन जाएगा। तो 16/14 यानी कि 8/7r बन चुका है। तो मेरे पास अब ये r और ये वाला r 8r/7 के सीरीज में कि पैरेलल में? बोलो, सीरीज में बन जाएगा। तो वो अगर सीरीज में बना तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बना वो कितना बन जाएगा? 8/7r प्लस r प्लस r। समझे क्या? और इस कितना हो जाएगा? 14 और 8 22, तो 22/7r बन जाएगा। तो इसका मतलब यहां से ये पूरी ब्रांच ऊपर तक का रेजिस्टेंस बन चुका है 22r/7। ठीक है, ये बन चुका है। अब इसके बाद में यहां पे तो रेजिस्टेंस कितना था? r था, और ये कितना था? r, और r यहां था। तो अब ये ऊपर वाली ब्रांच, ये कैपिटल R और ये नीचे वाले ये R और R, ये तीनों आपस में सीरीज में कि पैरेलल में? पैरेलल में है। तो क्या लिखा जाएगा? 1/r इक्विवेलेंट जो फाइनल है वो बनेगा 1/22/7r प्लस 1/r प्लस 1/2r। ये 2r बना ना नीचे वाला, ये वाला, तो 1/2r। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 7/22r, फिर r का तो प्लस 22 करना पड़ेगा और ये इसका प्लस 11 करना पड़ेगा। तो कितना आ गया? 33 और 7, तो 40/22 आ गया। तो ये r इक्विवेलेंट, तो इसका मतलब r इक्विवेलेंट आ चुका है 11/20r, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। कोई दिक्कत है क्या बताओ? सब कुछ बड़ी आसानी से किया है अपन ने, आराम से एकदम सीरीज पैरेलल। बस ये समझा है कि कौन सी सिमेट्री का इस्तेमाल किया जाएगा। समझे? नोट कर लिया? हाँ, फिर बाद में मत बोलना कि ऊपर करो सर। हाँ चलो, तो हमने दो सिमेट्री देख ली है अभी तक। वन ऑफ देम इज वोल्टेज सिमेट्री, जिसे फोल्डिंग सिमेट्री के नाम से भी जानते हैं। अनादर वन इज करंट सिमेट्री, उसे इनपुट आउटपुट सिमेट्री के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा है अल्टरनेट सिमेट्री। अब ये क्या है, डायग्राम देखोगे खुद समझ जाओगे। तो
लेट्स से इससे मैंने कहा 2 ओम है, ये मैंने कहा 1 ओम है, ठीक है। फिर ये मैंने कहा 1 ओम है, ये मैंने कहा 2 ओम है। लेट्स से दिस इज़ पॉइंट ए, लेट्स से दिस इज़ पॉइंट बी एंड दिस इज़ 1 ओम। तो पूछा गया है रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो ये दिखने में व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा दिख सकता है, लेकिन बैलेंस व्हीटस्टोन है क्या? नहीं है। यहाँ पर क्या है 2/1 R1/R2, तो ये कितना आ गया 2/1, और इस साइड में देखें तो कितना आ गया 1/2 आ गया। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई ये बैलेंस व्हीटस्टोन तो नहीं है। अब इसका रेजिस्टेंस निकालना है, तो कैसे किया जाए? तो मैं बता देता हूँ आपको कि इसका ये जो 1 ओम है या 2 ओम है, ये बेचारे ना तो सीरीज में दिखते हैं ना तो पैरेलल में दिखते हैं, ना ही करंट सिमेट्री दिख रहा है ना ही वोल्टेज सिमेट्री दिख रहा है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, एक बार इमेजिन कर लेते हैं कि यहाँ कुछ बैटरी इस तरह से लगी हुई है। मैंने मान लिया ये ई बैटरी है ना, EMF ई की बैटरी है, और यहाँ से करंट गया आई, कुछ गया होगा बैटरी जोड़ी रेजिस्टेंस के साथ में, तो करंट आई गया होगा। तो समहाउ विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन हम अगर आई निकालने की जो पॉसिबिलिटी है वो कर लिया। मान लो हमने आई निकालने में पॉसिबल हो गए, KCL KVL लगाते हुए हमने आई निकाल लिया। तो आई अगर निकाल लिया तो आई कैन से दैट जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट होगा वो क्या बनेगा, ई जो पोटेंशियल डिफरेंस इस पूरे जुगाड़ के क्रॉस लगाया और उसमें करंट कितना गया, आई गया। तो अगर E/I निकालने में पॉसिबल हो जाए, हमारे लिए संभव हो जाए वो, तो वही रेजिस्टेंस के बराबर बन जाएगा। समझे क्या बात को? अब तुम्हारे दिमाग में आएगा सर ऊपर तो ई था वो भी नहीं पता, नीचे तो आई था वो भी नहीं पता, तो बेचारा रेजिस्टेंस निकालने के लिए 2 अलग अलग चीज़ें आपने मान ली और कैसे कर लेंगे फिर? तो देखना ई तो चलो हमें नहीं पता, हमने अज्यूम किया है। अब आई जब हम निकालेंगे ना तो कोशिश करेंगे आई जो है ई के टर्म्स में हो, कि मान लो आई की वैल्यू आ गई ई इंटू समथिंग आ गया है ना, आई की वैल्यू कुछ आ गई, मतलब E/3 E/5 इस तरह से कुछ बन गया। तो देखना ऊपर ई तो है ही और आई के अंदर में एक ई बैठा हुआ है, तो ई से ई खलास, तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आ जाएगा। समझे क्या? बोलो बाबा। यार एक तो ये शांत बैठे रहते हो यार, कहाँ एनर्जी कुछ लेके बैठा करो, है ना। दूध पीते हुए कुछ एनर्जी लेके बैठा करो, मतलब ऐसे मरे हुए रहते हो। हाँ हाँ रिपीट करो ना गधा कहीं का। जब पूछ रहा हूँ समझा क्या तब तो चुपचाप बैठोगे। अभी रुक जा करता हूँ। देखो अब यहाँ आई करंट आया तो इसमें से कुछ डिस्ट्रीब्यूट होगा। मैंने मान लिया इधर एक्स करंट गया, मैंने मान लिया इधर वाई करंट गया, तो ये बात तो मैं चीख के कह सकता हूँ कि आई बराबर क्या होगा, एक्स प्लस वाई होगा। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं है। अच्छा अब यहाँ से आई आया तो इधर से आई निकलेगा, तो आई के पास फिर 2 रास्ते, तो मैं देखता हूँ थोड़ी सी सिमेट्री तो अपने पास दिमाग में है ना यार। तो बताओ क्या कोई बता सकता है इस ब्रांच में कितना करंट पाया जाएगा? क्या ये x होगा, y होगा, ये बिल्कुल y होगा और ये x पाया जाएगा। सर ये कैसे कर दिया आपने? तो देखिएगा ये ऐसा किया मैंने कि यहाँ पर ये 2 ओम था, ये 1 ओम था, और यहाँ से करंट आई आया। आई के पास 2 रास्ते थे, ऊपर जाने के नीचे जाने के, ठीक है। अब देखिएगा जब यहाँ पर हम B पॉइंट पर पहुँचते हैं तो यहाँ से करंट बाहर की तरफ निकल रहा है, तो इसके पास वंस अगेन 2 रास्ते हैं, ये ऊपर वाला यानी कि 1 ओम वाला और नीचे वाला यानी कि 2 ओम वाला। तो बच्चा आपका काम क्या है, इस सिमेट्री को समझना कि यार ये जो ऊपर वाला जो करंट जा रहा है, जिस रास्ते से गुजर रहा है, ये नीचे वाला 2 ओम जो है सेम एग्जैक्टली सेम रास्ता है करंट के लिए।
तो अगर मैंने ये कहा कि इस ब्रांच में से x करंट गुजरता है, तो सिमेट्री की मदद से मैं ये कह सकता हूं कि इस ब्रांच में से भी x करंट गुजरेगा। दूसरी बात कि इस ब्रांच में से मैंने अगर ये कहा कि यहाँ y करंट गुजरता है, तो मैंने कहा कि यार इस वाली ब्रांच से भी y करंट गुजरेगा। बोलो समझे क्या? ठीक है। और जैसे ही हम कुछ कैलकुलेशन करके कोशिश करेंगे I निकाल लें, हम अपना ये I निकाल लें, और I अगर आ गया तो देखिएगा हमें बैटरी नहीं पता, हमें E ही पता है, और कोशिश करेंगे I की वैल्यू कुछ आ गई, I की वैल्यू E की टर्म्स में आ जाएगी, 2E/3, 4E/3, फलाना ढिकाना कुछ भी आ गया। तो जब I की वैल्यू के अंदर E बैठा हुआ है और यहाँ पर भी E बैठा हुआ है, तो ऊपर भी E नीचे भी E, तो अननोन E तो खलास हो जाएगा, है ना। और जो ये रेशियो बन जाएगा वो रेजिस्टेंस के बराबर होगा। तो ज़्यादा अभी मैं थ्योरी पे ध्यान नहीं दूंगा, अभी क्वेश्चन करते हैं ये वाला, तो अपने आप ही समझ जाएगी। तो चलिए, अब हमारे पास में एक बेसिक तो मैंने क्रिएट कर दिया कि हाँ भाई यहाँ से x गया और इधर से x निकला। तो अभी क्या करता हूँ मैं, एक तो लगाता हूँ, KVL लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये मैंने लूप आपके सामने इस प्रकार से बना दिया, तो इसे कहा मैंने लूप नंबर 1, ये लूप नंबर 1 कह दिया। तो मैं फॉर कहता हूँ, फॉर लूप नंबर 1। तो शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू किया और इधर गए, बताओ क्या लिखें, +E, फिर यहाँ से ऊपर पहुँच गए, फिर यहाँ पहुँच चुके हैं इस 2 ओम के पास में। 2 ओम में करंट कितना, x है, तो पोटेंशियल डिफरेंस -2x। फिर उसके बाद पहुंचे कहाँ पर, 1 ओम में पहुंचे, उसमें करंट कितना, y, तो क्या लिखूं, -1 × y शुड बी इक्वल्स टू, वापस वहीं आ चुके हैं जहां शुरू किया था, तो सब मिला के क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, अब देखो कौन सा लूप लूं, नीचे वाला ले लें, तो नीचे वाला ले लेते हैं। तो देखो ये 1 ओम, ये 2 ओम, तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे, -1 × y, -2 × x, तो एग्जैक्टली वही बन जाएगा जो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो फिर अब हाँ, देखो बीच वाला गोल घुमा सकते हो, या एक और अपना ऐसा है, ये ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, समझे। तो लूप 2, उसमें लिखा मैंने +E, फिर माइनस क्या लिखूं, -2x, फिर इस ब्रांच में करंट समझना पड़ेगा हमें। देखिएगा यहाँ से करंट y आया, इधर x गया, तो इधर कितना गया होगा, y - x गया होगा। तो करंट मैंने ऊपर की तरफ इमेजिन किया है, और हम अब क्या लिखें, पोटेंशियल डिफरेंस देखिएगा, बोलो। बस बहुत बढ़िया, यही सुनना चाहता हूँ। तो +1 × y - x, करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, करंट के ऑपोजिट में पोटेंशियल बढ़ता है। तो करंट हमने ऊपर माना, तो नीचे आते में पोटेंशियल बढ़ेगा। फिर आगे क्या लिखें, बोलो, -2x शुड बी इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, तो E माइनस ये है 2x, और ये है -x, और ये है -2x, तो -5x + y शुड बी इक्वल्स टू 0। 2 इक्वेशंस, 2 वेरिएबल, ठीक है। कितना आ जाएगा, क्या करें, इसका जोड़ दें क्या इन दोनों को, है ना, ऐड कर लेते हैं। मैंने कह दिया दिस इज इक्वेशन 1, मैंने कह दिया इससे इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 + 2 कर दिया मैंने। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो E - 2x - y, और इस वाले का बनेगा E - 5x + y शुड बी इक्वल टू, दोनों तरफ 0 और 0, तो 0 + 0, तो कितना आ गया, ये -y, ये +y, खलास। और E और E, तो ये 2E -2x और -5x, तो -7x = 0,
तो x इज इक्वल्स टू 2e/7। समझे क्या? और x आ गया तो y कितना बना, y इज e माइनस 2x है, इक्वेशन 1 से पता लगा। तो e माइनस 2x की वैल्यू 2e/7। तो ये कितना आ गया, 7 माइनस 4 यानी कि 3e/7। तो यहाँ से तो अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ से तो अभी एक ही काम हुआ है, यानी कि x और y आ गए। तो बताइए अगर मैं करंट की वैल्यू लिखता हूँ तो वो तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बन जाएगा। x की वैल्यू कितना था, 2e/7। x की वैल्यू 2e/7 है और y की वैल्यू 3e/7 है। तो x प्लस वाई यानी कि ये 7 तो कॉमन आ गया, 2 और 3 यानी कि 5e/7 आ चुका है करंट की वैल्यू। इतना करंट आ गया। तो अगर मैं R इक्विवेलेंट निकालना चाहूँ तो बताइए आप क्या लिखें, E/I। तो ये बन जाएगा E का E, I का जगह में 5e/7। तो E से E खलास तो 7/5 ओम। तो इस तरीके से हम निकाल पाएंगे इस अल्टरनेट सिमेट्री वाले रेजिस्टेंस की कितना रेजिस्टेंस बना हुआ है। समझे? अब तो हाँ, तुम नोट कर लो। डन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सिमेट्री वाला काम अब खत्म हो चुका है। सिमेट्री में हमने करंट सिमेट्री देखा, वोल्टेज सिमेट्री देखा और अल्टरनेट सिमेट्री देखा। अब एक और प्रकार की सिमेट्री खत्म हो चुकी है ना, अब आगे हम देखते हैं। अब एक और प्रकार का अपने को रेजिस्टेंस निकालने के लिए किया जा सकता है और वो है इनफाइनाइट सर्किट। इनफाइनाइट सर्किट के लिए अगर देखें तो दैट विल बी, ये जो आप बचपन से करते आ रहे एक सवाल तो कर ही लेते हैं वो। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, सभी रेजिस्टेंसेस आर आर आर। तो ये आर 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 आर।
है ना, और ऐसे इन्फिनिट तक जाता जा रहा है ना, ये कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट ऐसा खूब सारे होते जा रहे हैं। तो हम इंटरेस्टेड हैं ए से बी के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये ऐसा कोई सवाल देखा है क्या अपन ने कभी पहले? नहीं देखा। अरे देखा है कि नहीं देखा है? 9th-10th में कभी किया क्या ऐसा सवाल? नहीं किया। चलो फिर अब मैं बता देता हूँ, रुको। तो देखिएगा, चलो मैं बैठ जाता हूँ ए पर, मैं बैठ जाता हूँ बी पर। तो मैंने देखा ए से बी तक इतनी दूरी तक, इनफाइनाइट दूरी तक अपना ये रेजिस्टेंस बना हुआ है ना। यहाँ से बहुत बहुत लंबा ये बना हुआ है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस बना हुआ, कोई फ़र्क नहीं। अब देखते हैं कि अभी मैं बात करता हूँ जैसे समुंदर में तुम चले गए, है ना, गए हो क्या कभी इधर समुंदर वगैरह में? देखा है तो शायद तुम्हें पता होगा कि समुद्र में पानी खूब होता है, पता ही होगा है ना। तो किसी को ऐसा तो नहीं है कि भाई नहीं पता कि समुद्र में पानी होता है, वो भी ज़्यादा होता है। तो स्वप्निल पता है कि नहीं पता है? है ना, हाँ, नहीं ये सच भी है, मतलब सुनी हुई बातें कभी कभी सच भी होती। तो अभी क्या है कि मान लो तुम यहाँ पर बैठ गए, कहाँ बैठ गए? यहाँ पर बैठ गए। इस पॉइंट को मैंने सी कहा, इस पॉइंट को मैंने डी कहा। तो अगेन मैं बात करता हूँ समुंदर की। तो यार समुंदर में से तुम बकेट एक साइड में लिया और नहाने लग गए, तो समुंदर का लेवल कम हो जाएगा कि 1 मीटर खचाक से नीचे चला गया, ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं होगा ना, वो तो बेचारा उतना का उतना ही रहेगा, वो तो कहेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, है ना। तुम जो है साइड में बकेट लेके नहाने लग गए कि एक बकेट पानी लिया और साइड में लेके नहाने लग गए, तो समुंदर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ठीक है भाई, तो 1 क्या 2 ले जा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो सिमिलरली यहाँ पर अगर हम ए और बी पर बैठे तो इस तरफ इनफाइनाइट लंबाई तक इनफाइनाइट रेजिस्टेंसेस दिख रहे थे। उसी तरीके से अगर मैं सी और डी पर बैठ जाता हूँ और इस तरफ देखता हूँ, इस डायरेक्शन में देखता हूँ, तो बताइएगा क्या अपने को डिट्टो वही दिखेगा जो पहले ए और बी से दिख रहा था? डिट्टो दिखेगा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर ये जो सर्किट है वंस अगेन सी और डी बैठने के बाद में इनफाइनाइट तक जा रहा है, और इतना एक छोटा सा ये वाला पार्ट हटा देने से कोई खास फर्क इस पर रेजिस्टेंस पे नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, लेट अस अज्यूम कि रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल्स टू R1। मैं ऐसा मान लेता हूँ रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज R1। तो बताइए क्या मैं कह सकता हूँ कि C और D वाला जो पॉइंट था, C और D वाला जो पॉइंट था, इसके अक्रॉस जो नेट रेजिस्टेंस बनेगा वो भी R1 बन जाएगा। अभी तो मैंने बोला कि भाई ए और बी से जो सर्किट देखा वही सी और डी से सर्किट देखा। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा उतना ही लगभग सी और डी के पास में भी पाया जाना चाहिए। तो मैंने क्या बोल दिया कि यार इस सी और डी का जो बीच में रेजिस्टेंस था, मैंने कह दिया कि भाई ये वाला भी जो बनेगा वो R1 ही बनने वाला है। तो देखिएगा यहाँ पर ये था कैपिटल R, ये था कैपिटल R, और ये C और D का मिला के बन चुका है कैपिटल R1। ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। बताइए ये कैपिटल R और R1 सीरीज में कि पैरेलल में? अच्छा, फिर ये पैरेलल वाला जुगाड़ इस कैपिटल R के साथ में सीरीज में कि पैरेलल में? सीरीज में। और ये पूरा जुगाड़ का रेजिस्टेंस किन दो पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस निकला? ए और बी के। उसको क्या माना था अपन ने? R1 माना था। तो चलिए शुरू करते हैं। R और R1 पैरेलल में, तो इन दोनों का इफेक्टिव कितना बन जाएगा बोलो? R इंटू R1 अपॉन R प्लस R1, ठीक है, प्लस अब इसके साथ में कैपिटल R सीरीज में है, और ये पूरा जुगाड़ किसके बराबर होना चाहिए? R1 के बराबर होना चाहिए। तो अभी क्या करते हैं, एलसीएम ले लेता हूँ मैं। तो ये आ गया कैपिटल R R1, ये आ जाएगा कैपिटल R स्क्वायर प्लस R1 अपॉन R प्लस R1 इज इक्वल्स टू R1 इतना बना। अभी क्या है, फिर उधर डिनोमिनेटर को राइट हैंड साइड ले गया, तो ये आ गया R1 प्लस R स्क्वायर प्लस R1
इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या लिखूं, R1 प्लस R1 का स्क्वायर, तो एक R1 एक R1 खलास, तो यहाँ से क्या बना R1 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R स्क्वायर बराबर 0, तो क्वाड्रेटिक बन गया। अब इसके रूट निकाल लेते हैं, तो R1 बराबर माइनस b, तो कितना आ गया, ये आ गया R आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि R स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है माइनस R स्क्वायर अपॉन 2a, यानी कि 2 इंटू 1 बन चुका है। तो ये आ गया R प्लस माइनस रूट ओवर, ये आ चुका है 5R स्क्वायर अपॉन 2 बन चुका है। अच्छा बताओ, रूट 5 और 1 में कौन बड़ा होता है, रूट 5 बड़ा होता है। तो आई कैन से कि भाई ये वाला जो है इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो इसके सामने नेगेटिव और यहाँ प्लस, तो क्या माइनस वाले को मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ, क्या रिजेक्ट कर सकता हूँ कि ये सॉल्यूशन नहीं बन सकता। तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रूट 5R प्लस R बाई 2 या रूट 5 प्लस 1 इंटू R बाई 2। हमने क्या कर दिया, नेगेटिव वाले को रिजेक्ट कर दिया। रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा ना, ये तो रेजिस्टेंस अपने पास क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, तो नेगेटिव वाले को रिजेक्ट कर दिया। तो फाइनली अपने पास बना है रूट 5 प्लस 1 इंटू R बाई 2। तो एनी डाउट, ठीक है, नोट कर लीजिए। डन। डन। बोलो, अगला सवाल बहुत बढ़िया है, इसमें आपकी इमेजिनेशन पावर का इस्तेमाल होगा। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिएगा क्या किया मैंने, एक ट्रायंगल बना दिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल ये बना दिया, एंड ये ट्रायंगल बना है यूनिफॉर्म वायर से बना हुआ है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यूनिफॉर्म वायर से बना हुआ है। फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पर इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड्स थी उन तीनों को ज्वाइन कर दिया, तो वापस क्या बना, एक ट्रायंगल बना। क्या वापस से ये इक्विलेटरल बना क्या? इसकी लेंथ जो साइड लेंथ होगी ओरिजिनल ट्रायंगल के कितना रेशो में होगी, आधी हो जाएगी, है ना, पहले के कंपैरिजन में आधी हो जाएगी। फिर मैंने क्या किया कि एक और ट्रायंगल बनाया, हमने क्या किया, इसके सेंटर पॉइंट लिए तीनों साइड्स के, फिर ये मैंने इस तरह से ये ट्रायंगल बना दिया। फिर वापस वही काम किया कि भाई इनके हमने सेंटर पॉइंट लिए और इन सेंटर पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए मैंने फिर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया। तो ऐसे पूरी चेन चलती जा रही है, कब तक, इनफाइनाइट तक। तो अभी मैं क्या देखना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पर लेट्स से ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ठीक है।
ए और बी के बीच की जो लेंथ थी, जो अपना ये ट्राइंगल जो सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल है, उसकी लंबाई मैं कह देता हूँ कि साइड लेंथ थी एल है। तो इसके जस्ट अंदर वाले की कितनी होगी बोलो साइड लेंथ? l/2। उसके अंदर वाले की l/4, उसके अंदर वाले की l/8, एंड इस तरह से पूरी चेन चल जाएगी, इनफाइनाइट तक चलती जाएगी, ठीक है ना। हाँ, l/8, l/16, l/32 इस तरह से चलता जाएगा। तो मैंने कहा कि L लेंथ के लिए जो रेजिस्टेंस है वो कह दिया कि यूनिफॉर्म वायर जो थी उसके लिए रेजिस्टेंस R था। तो बताओ अंदर वाला ट्राइंगल जिसकी साइड लेंथ l/2 था, तो उस साइड लेंथ का रेजिस्टेंस कितना होगा बोलो? R/2। चलो ठीक है, ये समझ में आ चुका है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना बना हुआ है। व्हाट इज़ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B। तो इसकी क्वेश्चन की अंग्रेजी भी लिख देते हैं ताकि जब आप रिवाइज करें तब आपको कोई दिक्कत ना हो। तो सवाल में लिखें ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल made of uniform resistance wire of length L and resistance capital R. Is made of uniform resistance wire of side length L and resistance capital R. Now a new triangle is formed. Using the centers of sides of equilateral triangle ABC. Using the centers of sides of equilateral triangle ABC. Using same uniform resistance wire. Resistance wire. This triangle formation process goes on for infinite times. As shown in figure. Find the resistance between A and B. Find the resistance between A and B. Any idea? एक मिनट, ABC इसको मैंने D मान लिया। बोलो। डिस्कनेक्ट कर दिया, मतलब ये कह रहा है ना? ठीक है, हाँ
ठीक है, बरोबर, परफेक्ट, खत्म हो गया सवाल। नहीं नहीं, अरे आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो ए और बी की जो साइड लेंथ है वो है एल, और उस ट्राइंगल की जो साइड का एक रेजिस्टेंस है वो है कैपिटल आर। अब देखिए, अब हम बैठ जाते हैं डी और ई पर बैठ जाते हैं। तो इस ट्राइंगल के जो साइड लेंथ बनी, यानी कि डी ई लेंथ जो बनी, वो कितनी बनी, L/2 बनी है, और रेजिस्टेंस कितना बना बोलो, R/2 बन चुका है। तो मैं देखता हूं कि अगर डी और ई पर बैठ जाएं और डी और ई के बीच में रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करें, तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई इनिशियल जो सबसे बड़ा ट्राइंगल वहां पर डी और ई के बीच में दिखेगा वो L/2 रेजिस्टेंस, L/2 लेंथ का और R/2 रेजिस्टेंस का दिखेगा। तो यदि मैं कहता हूं लेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, मैंने कह दिया R1, तो क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस बिटवीन डी एंड ई क्या लिखा जाएगा, डी पॉइंट एंड ई पॉइंट, एनीवन, R1/2। कैसे पता लगा कि यार वहां पर ए और बी के बीच में लेंथ थी वो एल थी और रेजिस्टेंस कैपिटल आर था। तो डी और ई के बीच में जो लेंथ शुरू करी है वो L/2 से शुरू करी है, और फिर वापस वो इनफाइनाइट ट्राइंगल हम बनाते जा रहे हैं। तो इसी वजह से मैं ये कह सकता हूं कि भाई ए और बी के बीच में अगर R1 था, तो डी और ई के बीच में R1/2 हम सोच सकते हैं। बस अब डायग्राम सिंप्लीफाई करें और अपना काम हो गया। अब दूसरी चीज़ एक और मैं बताता हूँ कि यहाँ पर करंट सिमेट्री भी है। क्या आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर एक ऐसी मिरर खड़ी कर दी जाए तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एकदम डिट्टो एक दूसरे की कॉपी है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर यहाँ से एक्स करंट आया तो इधर से एक्स करंट गया होगा। इसका मतलब इस पूरी सर्किट को यहाँ से डिस्कनेक्ट किया जा सकता है। तो अब बचेगा क्या, ये देखना फिर। तो ये ऊपर बचा, ये ऊपर ऐसा, ये ट्राइंगल पूरा बच चुका है। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, और ये डी और ई के बीच में हमने नेट रेजिस्टेंस एक बना दिया, और उस रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस कितना है बोलो, R1/2 है। ये कितना है, R1/2 है। अच्छा बताइए ये रेजिस्टेंस कितना रहेगा, इतना वाला R/2, क्योंकि लंबाई आधी हो गई तो रेजिस्टेंस भी आधा। अच्छा बताओ ये, वो भी R/2, ये भी R/2, एंड दिस इज R/2। अच्छा बताओ ये दोनों जो हैं सीरीज में कि पैरेलल में, ये R/2 सीरीज में, तो ये टोटल R आ जाएगा। ये R R1/2 के साथ में पैरेलल में, तो कितना बच जाएगा, R × R1/2 अपॉन R + R1/2, ठीक है। और फिर उसके साथ में ये R/2 और ये R/2 सीरीज में, तो कितना हो जाएगा, प्लस R/2 + R/2, और ये पूरा जुगाड़, और यहाँ से ये वाला कैपिटल R ये पैरेलल में, तो ये आ जाएगा × R अपॉन है ना, ये ब्रैकेट वाला प्लस R, और दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, R1। अब इसके आगे का काम मैं नहीं कर पाऊंगा, मतलब कर लूंगा लेकिन आप करना, मतलब हाँ, डन। बोलो ठीक है। पूरी इक्वेशन में एकमात्र वेरिएबल है वो कौन है, R1 होगा, और R1 को हम सॉल्व करके निकाल दें। सॉल्व करो, अच्छा स्पेलिंग गलत हो गई, सॉल्व करो और निकालो, है ना। पूरी इक्वेशन में एकमात्र वेरिएबल है दैट इज R1, एंड यू कैन फाइंड इट, है ना, यू कैन फाइंड इट, ठीक है ना। और ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं बोल देता हूँ कि कैपिटल R की वैल्यू 2 ओम है ना। कैपिटल R की वैल्यू जैसे ही 2 ओम हो गई ना,
तो पूरी इक्वेशन एकदम खटाक से उसमें बन जाएगी, एकदम आराम से क्वाड्रेटिक में बन जाएगी, बहुत आसानी से। अरे यार एक काम करो, है ना, लेट मैं कर देता हूँ, गिवन हाँ साइड रेजिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 2 ओम। अब सॉल्व कर लोगे ना, बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास में सारा कॉम्बिनेशन बन जाएंगे किसके, रेजिस्टेंसेस के, कि भाई कुछ भी ऊटपटांग से कॉम्बिनेशन है तो इन सभी कॉम्बिनेशन की मदद से हम निकालने की कोशिश करेंगे कि हाँ भाई रेजिस्टेंस कितना बनेगा। चलिए अब आते हैं सर्किट के पास वापस। तो सर्किट को एनालाइज करने के लिए हमने देख लिया था कि केसीएल और केवीएल तो दो हथियार हमारे पास है ही, उसी की मदद से हम बैटरीज को भी एनालाइज करेंगे। तो आइए अब बैटरीज की बात करते हैं। तो क्या था, कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज, एक मिनट, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज। कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी में सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन, and let's say इस तरह से कई सारी बैटरीज हमें जोड़ रखी है। मैंने कह दिया कि इसका EMF है E1, E2, E3 एंड E4। ये है R1, ये है R2, ये है R3 एंड लेट्स से दिस इज R4। तो मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ से जो इफ़ेक्टिव बैटरी बनी हुई है, यहाँ से अगर कुछ एक इक्विवेलेंट, ये मैंने कह दिया E इक्विवेलेंट, और साथ में मैंने कह दिया कि एक रेजिस्टेंस बना हुआ है R इक्विवेलेंट। तो मैं देखना चाहता हूँ कि भाई ये E इक्विवेलेंट कितना बनेगा और R इक्विवेलेंट कितना बनेगा। तो इसके लिए ये कह सकता हूँ कि मान लेते हैं ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। तो आई कैन से दैट कि A और B के बीच में जो जुगाड़ बना हुआ है वही तो यहाँ बना हुआ है, तो ये पॉइंट भी तो A और B बनेंगे। और लेट्स से कि करंट ऐसा जा रहा था I, तो इसका मतलब इसमें करंट I जा रहा होगा। तो मैं यहाँ से B पॉइंट से A पॉइंट की तरफ चलता हूँ और लिखने की कोशिश करता हूँ पोटेंशियल क्या बना। तो देखिएगा मैंने लिखा VB, फिर इस R4 की वजह से पोटेंशियल बढ़ेगा कि कम होगा, माइनस क्या लिखूं IR4, फिर बैटरी E4 मिली, क्या लिखूं उसका माइनस E4, फिर R3 का क्या करूं, फिर आगे बराबर VA आ चुका है। तो यहाँ से VA माइनस VB जो बना वो आ चुका है E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस E4 माइनस I R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 बन गया। ये तो हमने लेफ्ट हैंड साइड के सर्किट को देखा। अब राइट हैंड साइड के सर्किट को देखते हैं। तो बताइए VA माइनस VB क्या लिखा जाएगा इसके लिए, या फिर से बेसिक से करते हैं, रुक जाओ, है ना। VB से शुरू किया, बताओ VB से शुरू किया, फिर क्या लिखूं, VB माइनस R इक्विवेलेंट प्लस E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू VA। तो यहाँ से आ गया VA माइनस VB इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर कर लो, देखो ये और ये मैच करना चाहिए। इसका मतलब E इक्विवेलेंट ये कितना बन गया है, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, सॉरी माइनस E4,
और इसी तरह से अगर मैं आर इक्विवेलेंट लिखूं तो वो आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो अभी यहाँ पर ये E1 E2 E3 और माइनस E4 क्यों हुआ? क्योंकि इसकी पोलैरिटी उल्टी थी एज़ कम्पेयर टू E1 E2 E3। E4 की पोलैरिटी जो है वो उल्टी थी। तो मैं एक जनरल अगर स्टेटमेंट लिखूं कि यहाँ पर इक्विवेलेंट अगर लिखा जाए तो मैं लिख सकता हूँ फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन I can say that E equivalent is equals to E1 plus E2 plus E3 plus E4 plus E5 एंड सो ऑन। ध्यान रखिएगा इसको क्या करना है, कंसिडरिंग विद पोलैरिटी का ध्यान रखा जाएगा कि भाई जो सेम डायरेक्शन वाली पोलैरिटी है वो जुड़ेंगी और ऑपोजिट वाली सब्ट्रैक्ट होंगी। तो इक्विवेलेंट इस तरह से बन जाएगा। और आर इक्विवेलेंट में तो कोई लोड ही नहीं है, इसमें तो आ गया ये R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 एंड प्लस R5 एंड सो ऑन। समझे क्या? ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए। एंड सेकंड वाला पार्ट कौन सा होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसके लिए आप एक बार खुद से सॉल्व करेंगे। मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। ये रही बैटरी, ये मैंने लिया E1, ये लिया R1, फिर यहाँ पर मैंने लिया E2 और ये लिया R2। ठीक है, और लेट्स से दिस पॉइंट इज A, लेट्स से दिस पॉइंट इज B। और हमें देखना है कि यार इसमें भी कुछ ब्रांच में करंट गया होगा, मतलब ऐसे कुछ करंट जाता था, इसको मैंने I लिखा, इधर से I निकला, तो इसका मतलब यहाँ से कुछ X गया होगा, इधर से कुछ Y गया होगा। ठीक है, तो अपने को VA माइनस VB लिखने की कोशिश करो और कोशिश करो इसका इफेक्टिव इक्विवेलेंट कितना बन चुका है हमारा बैटरी का। ठीक है ना, तो इसकी जगह पर हम रिप्लेस करके क्या बना देंगे, ये बना देंगे इस तरह से इक्विवेलेंट और ये R इक्विवेलेंट। तो ये रहा पॉइंट A और ये रहा पॉइंट B। प्रूफ करने का काम आपका है और साथ ही साथ इसकी NCERT में बहुत ही अच्छे से डिटेल में आपको प्रूफ दे रखा है। तो आपका काम ये रहेगा कि NCERT खोलें और उसमें पेज नंबर दिया हुआ है पेज नंबर 114 114। तो उस पर बहुत बढ़िया से आपको ये दिया हुआ है। तो ये प्रूफ वाले करने का काम आप करेंगे और जो रिजल्ट है उससे अपन सीधा यूज़ करना शुरू कर देंगे। समझाऊंगा ज़रूर, लेकिन प्रूफ करके आएंगे। आपकी तरफ से थोड़ी मेहनत होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। ये सीरीज़ को हम स्क्रीनशॉट ले लो यार, टाइम हो गया, सर आ गए होंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। डन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये लिख, पैरेलल कॉम्बिनेशन का प्रूफ करना है आपको, कॉपी में लिख के लाना है इसी क्लास वर्क वाली में। ठीक है, NCERT पेज नंबर 114 पर हेल्प मिल जाएगी आपको। खुद से करोगे ज़्यादा आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और ठीक है, चलो कल मिलते हैं। होमवर्क मैं आपको अनाउंसमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। बाय बाय।